ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आपको लगता है कि आपकी स्टडी टेक्निक इफ़ेक्टिव नहीं है। आप कोई एक चैप्टर पढ़ते हो या उसे कवर करते हो तो आपको वो एक बार में समझ नहीं आता, आप उसे एक बार में याद नहीं रख पाते, और जब एग्ज़ाम से टेस्ट की बारी आती है तो उस चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट आप रिकॉल नहीं कर पाते, जिससे आप एग्ज़ाम में उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते जितना कि आप एक्चुअली में कैपेबल हो। महान बाबा रणछोड़ दास ने कहा है कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस तो झक मार के आपके पीछे आएगी। इसी तरह जब आप कोई टॉपिक पढ़ो तो इतनी एक्सीलेंट तरीके से पढ़ो कि आप उसे कभी भूल ही नहीं पाओ, और अगर आप ऐसा करते हो तो एग्ज़ाम में मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे आना ही है। हमें पढ़ाई केवल एग्ज़ाम में मार्क्स के लिए ही नहीं करनी, बट नॉलेज के लिए करनी है, और रट्टाफिकेशन तो कभी भी नहीं करना है। जो भी पढ़ना है वो समझ के पढ़ना है, रटना कभी नहीं है। जो स्टडी टिप्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी ऑफ स्टडी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, आप कोई एक चैप्टर पढ़ते हो या उसे कवर करते हो, बट एक बार में आप उसकी इन्फॉर्मेशन याद नहीं रख पाते, आप उसे समझ नहीं पाते, तो आप उस चैप्टर को रीड करते हो। कब तक? जब तक कि आपको वो चैप्टर याद नहीं हो जाता। अब यहाँ पर जिस चैप्टर को आप 1 घंटे में ख़त्म कर सकते थे, उसे आप 4 घंटे का समय दे रहे हो। बट अगर आप इन स्टडी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप एक बार में वो चैप्टर याद रख सकोगे, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि 4 घंटे का काम आप 1 घंटे में कर सकोगे। इससे पहले कि मैं आपके साथ स्टडी टिप्स एंड टेक्निक शेयर करूं, मैं स्टूडेंट्स के मन की एक धारणा तोड़ना चाहता हूं। कई लोगों ने इंटेलिजेंस के संबंध में कुछ धारणा बनाई रखी होती है, और वो कहते हैं कि यार ये जो टॉपर है, ये हायर स्कोरर है, ये तो जन्म से ही बहुत इंटेलिजेंट है, एक बार जो देखेगा पढ़ेगा सब कुछ इसको आ जाएगा, इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। और यार हम कितनी भी मेहनत करें, हम उस टॉपर के लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते। जो लोग ऐसा सोचते हैं, मैं उन लोगों से बस ये कहना चाहता हूँ कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटेलिजेंस जन्म से नहीं आती, आपको उस पर काम करना पड़ता है। उस टॉपर ने कभी ना कभी उस सब्जेक्ट या फिर टॉपिक को इतना टाइम दिया हुआ रहता है कि जो कि एवरेज लोगों से ज़्यादा होता है, या फिर उससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक को टाइम दिया होता है, जिससे कि वो मेन टॉपिक और सब टॉपिक को कनेक्ट कर पाता है, जिससे उसे इन्फॉर्मेशन याद रखने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। और अगर आप भी स्मार्ट स्टडी करते हो और सही टिप्स फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको भी कोई टॉप करने से नहीं रोक सकेगा। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो ऐसी कौन सी टिप्स है जिससे हम एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे और हमारी क्वालिटी ऑफ स्टडी बढ़ेगी। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्टडी एट द सेम टाइम सेम प्लेस एवरी डे। सबसे पहले आप ये करो कि आपकी स्टडी टेबल या डेस्क को ऐसी जगह सेट करो जहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा ना हो। फॉर एग्जांपल, ना कोई टीवी चल रही, ना फिर ज़्यादा लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसी जगह आप उसको सेट करो। जब हम ऐसा करते हैं तो बेसिकली हम एक स्टडी इन्वायरमेंट सेट कर रहे हैं, एक माइंडसेट बना रहे हैं और एक नई हैबिट को जन्म दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप किचन में जाते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ऑब्वियसली आप कुछ खाना चाहते हो या कुछ बनाना चाहते हो। जब आप कोई मैदान में जाते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, फॉर एग्जांपल रनिंग और एनी फिजिकल एक्टिविटी। सो सिमिलरली, अगर आप आपके स्टडी इन्वायरमेंट में जाते हो, स्टडी प्लेस पर जाते हो और एवरी डे वहाँ पे पढ़ाई करते हो, तो इससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाएगा और आप फोकस के साथ स्टडी करोगे, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ स्टडी बहुत ही बेहतर होगी। ये टिप उन स्टूडेंट को बहुत हेल्प करेगी जिन्हें कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है। पॉइंट नंबर 2, डोंट डिपेंड ऑन मोटिवेशन टू स्टडी। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति ने मोटिवेशन का वेट किया होगा तभी आगे जाके वो सफल बने? फॉर एग्जांपल, क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ये वेट किया होगा कि यार कोई आके उन्हें पुश करे या मोटिवेट करे तभी जाके वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करेंगे और मैदान में जाते से ही 100 या 200 मार देंगे? डेफिनेटली नॉट। सो इन्हीं लोगों की तरह स्टूडेंट को कभी वेट नहीं करना चाहिए कि यार उसे मोटिवेशन मिले तभी जाके वो पढ़ाई करेगा। सो अगर आपको कॉम्पिटिटिव रहना है और एग्ज़ाम में बेटर स्कोर करना है तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं लगना चाहिए। हाँ, कभी कभी ये होता है कि हम लाइफ की कुछ ऐसी दौड़ से गुजरते हैं जहाँ हमें मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, और मोटिवेशन लेने में कोई बुराई नहीं है। बट हर समय हमें बाहरी मोटिवेशन पर डिपेंड रहना ही नहीं है, हमें सेल्फ मोटिवेटेड रहना है और आगे बढ़ते रहना है। पॉइंट नंबर 3, यूज़ पैरेटोज प्रिंसिपल और 80-20 रूल। 80-20 रूल हमें ये बताता है कि हम दिन भर में जितने भी काम करते हैं उनके 20% काम हमें 80% रिजल्ट देते हैं, और अगर उल्टा देखें तो 80% काम हमें केवल 20% ही रिजल्ट देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं गूगल का। वैसे तो गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, जीमेल, गूगल डॉक्स एक्सेट्रा,
बट गूगल का 80% रेवेन्यू केवल एडवर्टाइजमेंट से ही आता है, जो कि गूगल की 20% सर्विसेज के बराबर भी नहीं है। किसी भी कंपनी के ऐसे 20% प्रोडक्ट्स ही होते हैं जो उसे 80% रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। तो क्यों ना पहले हम उन 20% काम को करें जो हमें 80% रिजल्ट देते हैं। 80-20 रूल हम स्टडी में बहुत बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें उन 20% टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है जिनका वेटेज एग्जाम में सबसे ज़्यादा है, और आप अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम इन 20% टॉपिक्स को दो और फुल फोकस के साथ पढ़ाई करो। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सिंपली उन 80% कोर्स कंटेंट या टॉपिक को कम्प्लीटली इग्नोर कर दो, आप उन्हें पढ़ो, बट ये याद रखो कि हमें अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम उन 20% टॉपिक्स को देना है जिनका एग्जाम में वेटेज सबसे ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 4, यूज़ फाइनमैन टेक्निक। फाइनमैन टेक्निक रिचर्ड फाइनमैन नाम के एक वैज्ञानिक ने दी थी। इस टेक्निक को अप्लाई करके हम किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रख सकते हैं। ये टेक्निक एक सिंपल आइडिया पे बेस्ड है, और वो आइडिया ये है कि अगर आप किसी टॉपिक को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो आप कोशिश करो उस टॉपिक को सिंपल और सरल भाषा में समझाने की। अगर आप किसी टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हो तो बहुत ज़्यादा संभावना ये होती है कि आप उस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझते भी हो, तभी जाके आप किसी को समझा पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब टीचर हमें कोई टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं तो हम टीचर से एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो टॉपिक हमें सिंपल और सरल भाषा में समझाए, जिससे हमें वो आसानी से समझ तो आ जाए और लॉन्ग टर्म के लिए हम उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी याद रख सकें। हमें यहाँ पर भी यही करना है, हमें उस टॉपिक को इतना सिंपल बना देना है, उसे इतनी सरलता से समझाना है कि हम उस टॉपिक को समझ सकें और लॉन्ग टर्म के लिए याद भी कर सकें। अब हम देखते हैं कि फाइनमैन टेक्निक कैसे काम करती है। एक पेन और पेपर लो और पेपर के ऊपर जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, उसे लिख दो। आपके नोट्स ले लो या बुक ले लो और उस टॉपिक को समझने की कोशिश करो। अब ट्राई करो उस टॉपिक को आसान और अपने शब्दों में समझाने की, जैसे कि टीचर करते हैं, और अपने आप को इमेजिन करो कि आप किसी को समझा रहे हो और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन उस पेज पर लिखते भी रहो। अब देखो आपने जो लिखा है वो कितना सही है और कहाँ आपके आंसर्स गलत हुए हैं। जहाँ पर भी आपके आंसर्स गलत हुए हैं उनको मार्क कर लो और वापस अपने नोट्स उठाओ, और जहाँ पे आप गलत गए हो, आपका जो वीक पॉइंट है उसे स्ट्रॉन्ग करो और सेम प्रोसेस वापस अपनाओ। एक बार आपने वो टॉपिक पूरी तरीके से कवर कर लिया, अब आपको क्या करना है कि आपको उसे और सिंपल बनाना है। उस टॉपिक में जितने भी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं उसे इतना सिंपल बना दो कि आप उस टॉपिक को किसी नॉन टेक्निकल पर्सन को भी समझा सको। ऐसा पर्सन जिसे उस सब्जेक्ट की कोई नॉलेज नहीं है, इतना सिंपल बनाने की कोशिश करो, सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करो। अगर आप फाइनमैन टेक्निक को स्टेप नंबर 1 टू स्टेप नंबर 4 फुल्ली तरीके से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा और आप लॉन्ग टर्म के लिए उसे याद नहीं रख पाओगे। पॉइंट नंबर 5, यूज़ पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक टाइम मैनेजमेंट की बेस्ट टेक्निक है। इस टेक्निक को अप्लाई करके किसी काम को लंबे समय तक कर सकते हैं बिना थके, और वो भी फुल कंसंट्रेशन के साथ, और इसका रिजल्ट या इसका आउटपुट बहुत ही बेहतर होता है। इस टेक्निक के अनुसार हम अपने टाइम को 25-25 मिनट के अंतराल में डिवाइड कर देते हैं, और हर 25 मिनट कंप्लीट होने के बाद हम 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, जिससे हमारा मूड फ्रेश हो जाए, जिसमें हम कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं या फिर ऐसी एक्टिविटी जो हमारे माइंड को रिफ्रेश करे। हर 25 मिनट के अंतराल को हम एक पोमोडोरो कहते हैं। ऐसे अगर हम 4 अंतराल ले लें या 4 पोमोडोरो ले लें तो हम किसी भी कार्य को लॉन्ग टाइम के लिए कर सकते हैं, और इन 4 पोमोडोरो कंप्लीट होने के बाद हम एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं 20 से 30 मिनट का, जिससे हम अपने आप को पूरी तरीके से रिफ्रेश भी कर सकते हैं, और फिर हम ये सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। पोमोडोरो टेक्निक को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए। मान लो हम पोमोडोरो टेक्निक के फर्स्ट अंतराल में, हमारा फुल कंसंट्रेशन या फोकस उस 25 मिनट के अंतराल में होना चाहिए, और उस अंतराल के दौरान हमें कुछ दूसरी एक्टिविटी नहीं करना है, हमें मल्टीटास्किंग नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम स्टडी भी कर रहे हैं और मोबाइल भी चला रहे हैं, तो इससे हमारा मन इधर उधर भटकता है। जब हम इस टेक्निक को अपनाते हैं तो हमारी टालने की आदत या प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है और हम बेहतर रिजल्ट अचीव कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 6, स्टॉप मल्टीटास्किंग। रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर हम एक समय पे एक से ज़्यादा काम करते हैं तो हमारा फोकस उन सभी कामों में डिवाइड हो जाता है, और इसका एंड रिजल्ट ये होता है कि हमारा एक भी काम सही तरीके से नहीं हो पाता है। सेम चीज़ स्टडी में भी अप्लाई होती है। अगर आप पढ़ाई करते वक्त एक से ज़्यादा काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल चैप्टर भी पढ़ रहे हो और मोबाइल भी चला रहे हो, कुछ पी भी रहे हो, कुछ खा भी रहे हो, तो इसमें आपका समय तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। आपको लगता है कि यार मैं स्टडी में बहुत ज़्यादा समय दे रहा हूँ या दे रही हूँ, बट रियलिटी ये नहीं होती। आप समय तो देते हो
बट आपकी क्वालिटी ऑफ स्टडी बहुत ही पुअर होती है, जिससे आप ना तो सही तरीके से उस चैप्टर या टॉपिक को समझ पाते हो, ना उसे याद रख पाते हो, और इसका रिजल्ट ये होता है कि आप एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हो। सो कंक्लूज़न यही है कि अगर आप मल्टीटास्किंग छोड़ देते हो और फुल फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ एक ही समय पे एक ही काम पर फोकस करते हो, तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी ऑफ स्टडी बढ़ेगी और कम समय में आप ज़्यादा आउटपुट अचीव कर सकोगे। पॉइंट नंबर 7, रिट्रीवल प्रैक्टिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये होता है कि हम किसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, अच्छे तरीके से याद रख लेते हैं और हमें लगता है कि यार एवरीथिंग इज़ फाइन, बट जब टेस्ट या एग्ज़ाम की बारी आती है तो हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, और जब उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसका आंसर रिकॉल नहीं कर पाते। तो इस केस में एग्ज़ाम या टेस्ट के पहले जब हम पढ़ते हैं तब हमें रिट्रीवल प्रैक्टिस टेक्निक फॉलो करना चाहिए। बेसिकली रिट्रीवल प्रैक्टिस का आइडिया ये है कि हमें अपने आप को टेस्ट करना है, अपने आप को असेस करना है कि हमें उस टॉपिक के बारे में कितना आता है, और अगर हमें हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग में गैप मिलती है या हमें कोई वीक पॉइंट मिलता है तो हमें उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है और बहुत अच्छे तरीके से समझना है ताकि एग्ज़ाम में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो। देखते हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे हम रिट्रीवल प्रोसेस को अपने स्टडी के डेली रूटीन में ला सकते हैं। गिव मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट। जब आप मॉक टेस्ट देते हो या फिर प्रैक्टिस टेस्ट देते हो या फिर आप कोई क्विज सॉल्व करते हो तो बेसिकली आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हो, और एक बार आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग में गैप मिल गई तो आप उसे ईजिली फिल कर सकते हो और अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब भी आप कोई टेस्ट दो या फिर क्विज सॉल्व करो तो अपनी बुक या नोट्स को साथ में मत रखो, जितना हो सके बिना देखे ही आप टेस्ट दो। प्रिपेयर योर ओन क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ जो आपको लगता है कि टेस्ट या एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और फिर अपने आप को उन क्वेश्चंस के बेसिस पे असेस करो। अगर आप इन तरीकों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी रिट्रीवल एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे आपका परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में बहुत ही बढ़िया होगा। अगर आप इस वीडियो में बताई गई सारी स्टडी टिप्स फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी ऑफ स्टडी इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि आपने जो पढ़ा है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद तो रहेगा और साथ ही एग्ज़ाम में भी आप रॉक कर दोगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।